Party, how are you all? So in this video we will start your civics chapter 1 class 7th, ठीक है ना, जिसका नेम क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब हमें सबसे पहले समझ लेना है, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब होता है बच्चा किसी के साथ किसी भी टाइप का कोई भी भेदभाव ना होना, ठीक है। जैसे आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में आपका अगर हिंदू रीजन है और कोई मुस्लिम रीजन का बच्चा अगर आ जाता है या फिर क्रिश्चियनिटी रीजन का बच्चा आ जाता है तो उसके साथ भेदभाव नहीं होगा कि हम सिर्फ हिंदू के बच्चों को पढ़ाएंगे, हम मुस्लिमों के नहीं पढ़ाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें, हर चीज़ के बेस पर भेदभाव ख़त्म हो जाने को इक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी धर्म के नाम पर हो, लड़का लड़की होने के नाम पर हो, या फिर किसी रीजन के, किसी जाति के, किसी कास्ट के नाम पर हो, तो सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं फटाफट इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी मतलब जो भारतीय लोकतंत्र है हमारा, उसके अंदर इक्वालिटी क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताओ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक मान लो आप जहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, ठीक है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। दिस मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। दिस इज नॉट टू से दैट inequality ceases to exist. It doesn't, but at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equal. अब देखो बच्चे, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ बोल रहे हैं ये लोग कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बुक है ना, उसमें साफ साफ लिखा है कि हर किसी के साथ सेम ही भेदभाव, सेम ही ट्रीट किया जाएगा। किसी के साथ कोई किसी की चीज़ के बेस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी फीमेल या मेल हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, मतलब गरीब हो अमीर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको सेम बिहेव दिया जाएगा, ठीक है ना। अब पहले के टाइम पर क्या होता था कि लोगों के पास डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको लेकर अवेयरनेस नहीं थी, रूल रेगुलेशन नहीं थे, तो लोगों को बहुत शोषण किया जाता था। बट आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में सब लोग अवेयर हैं, बहुत रूल रेगुलेशन बन गए हैं, तो किसी के साथ कोई भी अनइक्वालिटी चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब आप ये देख सकते हैं आगे, दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। अब इक्वल बिफोर द लॉ वर्ड आया है, इसका मतलब क्या होता है कि कानून के आगे जो है वो सब लोग सेम हैं। अगर यहाँ पर सलमान खान या शाहरुख खान आ जाए और यहाँ पर आप हो या मैं हूँ, अगर हमने कोई गलती की है तो डेफिनेटली हमें सज़ा मिलेगी, डेफिनेटली हम जेल में जा सकते हैं, हमें फांसी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो सब लोग बराबर हैं। What this mean that every person from the president of the country of Kanta or domestic worker has to obey the same law. अब ये बोल रहे हैं कि कंट्री है, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री ऑफ कांता की एक डोमेस्टिक वर्कर है जो काम करती है, हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, और वो सारे के सारे लॉज जो हैं वो फॉलो करती है। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस, बर्थ, वेदर दे आर फीमेल और मेल। कोई भी पर्सन वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर, ठीक है ना। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, होटल, रोड, बाथिंग घाट्स। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबलिश्ड, ठीक है ना। अब वो क्या बोल रहे हैं वहाँ पर, एक तो अनटचेबिलिटी जो है वो एकदम एबॉलिश मतलब खत्म हो चुकी है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। पहले के टाइम पर होता था ना कि ये जाति का है, इसको छूने नहीं देना, इसको पानी नहीं देना, ये सारी चीज़ें, तो वो ख़त्म हो गया है। और अब जो है हर किसी को आज़ादी है, अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकता है, पब्लिक चीज़ें यूज़ कर सकता है। रेलवे स्टेशन हो गया, होटल्स हो गया, मार्केट हो गया, बस स्टैंड हो गया, सब कुछ अपनी मर्जी से सब लोग यूज़ कर सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अब हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना, बोलते हैं कि भाई जो काले लोग हैं उनको ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, जो गोरे लोग हैं वही चढ़ेंगे, या फिर जो सांवले हैं वही चढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। या फिर ऐसे बोल दे कि बहुत अमीर लोग जो हैं वही ट्रेन में बैठेंगे, गरीब लोग नहीं बैठेंगे, ऐसा भी नहीं होता, हर टाइप का इंसान बैठ सकता है ना। तो वो चीज़ है, पहले के टाइम पे ये चीज़ें बहुत होती थी बट अब ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सीन आपको नज़र आ जाएगा और ये भी चीज़ लिखी हुई है, ये दीवार मूवी का एक सीन है जिसके अंदर जो है इस बच्चे के अंदर ये एक्टिंग होती है। और अगर आपने मूवी देखी हुई हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ना छोटे से बैठे हैं, ये
अमिताभ बच्चन होते हैं, आगे जाके अमिताभ बच्चन बनते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जूते साफ़ करवाते हैं इनसे, जूते साफ़ करता है और उसको पैसे देता है, तो पैसे नीचे गिर जाते हैं। तो वो बहुत एटीट्यूड में बोलता है बच्चा कि मैं गिरे हुए पैसे नहीं उठाता, तो मुझे उठा के पैसे दो। तो वो हाथ में उठा के उसको पैसे देते हैं। तो वो गिरे हुए पैसे नहीं उठाता, ऐसे क्यों बोलता है? क्योंकि उसने एक मेहनत की है, उसने कोई चोरी नहीं की, तो उसकी डिग्निटी जो है, जो उसका स्वाभिमान है, वो खराब होता है अगर कोई ऐसे भीख की तरह उसको कुछ देगा। तो वो बोलता है मुझे उठा के पैसे दो, मैं मेहनत का काम कर रहा हूँ। तो वो फिर उसको उठा के पैसे देते हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। आगे, द पार्लियामेंट इज द cornerstone of our democracy and we are represented in the through और elected representative। अब यहाँ पर ये आगे रिप्रेजेंटेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हम चुनते हैं। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड इन इम्प्लीमेंट ऑफ द इक्वालिटी। क्या बोल रहे हैं ये लोग? Equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। There are several laws in India that protect every person's right to be treated। बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, हर इंसान को जो है वो इक्वल समझा जाएगा, हर इंसान को जो है वो सेम ट्रीट किया जाएगा, और बहुत सारे रूल रेगुलेशन जो है वो इसके लिए बने भी हुए हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं? द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम, बहुत सारी स्कीम भी लगाई गई हैं इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिटीज़ और हर किसी इंसान के बारे में, ताकि उसके साथ अनइक्वली ट्रीट ना किया जाए। दिस स्कीम्स इज इंश्योर टू ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। और ये क्या है, जो स्कीम है ये क्या की जाती हैं, ये लोगों को अपॉर्चुनिटी देती हैं, पीपल लोगों को, ठीक है ना। बट ये पहले टाइम में लोगों के पास नहीं थी, अब जो है लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, उनको बहुत चीज़ें पता लग गई हैं, ठीक है ना। आगे आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं हम आगे। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। अब देखो मिड डे मील स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। मिड डे मील स्कीम क्या थी भाई? This refer to the program introduced in all government elementary school to provide children with cooked lunch। यहाँ पर सिंपल है, बोल रहे हैं कि मिड डे मील के अंदर ना बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल होते थे, आपने सुना भी हो, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को खाना दिया जाता था। लंच के अंदर उनको लंच दिया जाता था, कभी कड़ी चावल, कभी राजमा चावल, कभी दाल चावल, कभी दलिया, कभी खिचड़ी। तो वो अकॉर्डिंग टू दैम उनको जो है वो फूड प्रोवाइड होता है लंच टाइम में, ठीक है ना। तो वो मिड डे मील कहलाता है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही होता है ये सिर्फ। आगे क्या बोल रहे हैं? तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस। अब तमिलनाडु जो फर्स्ट स्टेट था जिसने मिड डे मील लॉन्च की थी, कब? 2001 में, ठीक है। ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है ना वो लिख सकते हैं, अगर आपके पास मिड डे मील क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ओके। The Supreme Court asked all state government to begin this program in their school within 6 months। This program has a positive effect. These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school। अब इससे जो है मिड डे मील स्टार्ट करने से बहुत सारे फायदे भी हुए। अब सबसे पहली चीज़ फ़ायदा क्या होगा? अगर मान लो तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना मिल रहा है, अब वो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों को तो खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिल पाता और उनको बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशंस होती हैं। अब तुम्हारी पसंद का खाना क्या होता है? पिज़्ज़ा, मोमोज, है ना। अब तुम्हें मान लो स्कूल में रोज़ पिज़्ज़ा मोमोज मिलेगा तो तुम रोज़ स्कूल जाओगे, छुट्टी नहीं करोगे, है ना। तो उनके लिए क्या है, जो ये नॉर्मल फूड है ना वो भी उनके लिए पिज़्ज़ा के समान है, उनको वो भी नहीं नसीब होता। तो उनको जब रोज़ खाना मिल रहा है तो वो रोज़ के रोज़ स्कूल जाते हैं, रेगुलरली वे में स्कूल जाएंगे तो वो रेगुलरली वे में पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। तो उससे उसको फ़ायदा हुआ है इस स्कीम के तहत। टीचर्स रिपोर्ट दैट अर्लियर, अब टीचर ने रिपोर्ट किया दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन डू नॉट रिटर्न टू स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज इम्प्रूव। अब पहले के टाइम पे बच्चे जो खाना खाने घर जाते थे और वो घर ही रह जाते थे, वापस नहीं आते थे, खेलने कूदने लग जाते थे। बट अब जब से खाना मिलना स्टार्ट हुआ है तब से बच्चे जो हैं वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, सबके सब वापस आ गए हैं और सबके सब जो है वो मतलब कि घर पे नहीं जाते और खाना खाते हैं और पढ़ने फिर से बैठ जाते हैं। इससे जो है उनकी अटेंडेंस भी इम्प्रूव हुई है, ठीक है ना, ओके। आगे क्या बोल रहे हैं? देयर मदर हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। उनकी मम्मा लोग जो थी वो उनका काम जो है वो रुक जाता था, क्यों? उनको खाना खिलाने के लिए। बट अब क्या है, अब उनको खाना मिल पा रहा है तो उनकी मम्मा लोग जो है वो आराम से काम पे फोकस कर पाते हैं। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइज बिकॉज children of all castes in the school eat this meal together and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal। The midday meal program also help reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty। अब इससे एक और फ़ायदा क्या हुआ? एक फ़ायदा तो ये हो गया स्कूल के बच्चों की अटेंडेंस इंप्रूव हो गई और एक फ़ायदा क्या हुआ कि बच्चों को
जो कास्ट सिस्टम था ना पहले टाइम पे बहुत होता था, जो कि ये हम मतलब कि ब्राह्मणों के बच्चे हैं ये अलग पढ़ेंगे और ये जो है नीची जाति के दलित वर्ग के बच्चे हैं ये अलग पढ़ेंगे, ऐसा सब बहुत होता था। तो इसलिए अब ये चीज़ भी खत्म हो गई, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं एक साथ बैठ के खाना खाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कौन सी कास्ट किसकी है ना। और दलित जो वुमेन होती है ना वो ही खाना बनाने का काम कर रही हैं, वो फूड कुक कर रही हैं। तो इस वजह से जो ये चीज़ थी भेदभाव लेकर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन, ये भी चीज़ ख़त्म हो गई। किसकी हेल्प से? मिड डे मील की हेल्प से, ठीक है ना। आगे और बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, अब फोकस नहीं करते थे पढ़ाई को लेके, क्योंकि उनका पेट खाली रहता था। अब भाई भूख लग रही होगी तो हमसे पढ़ाई होगी क्या? हमसे तो कुछ काम नहीं होगा, तो वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे। बट अब वो पढ़ने में उनका ध्यान लगने लगा, क्यों? क्योंकि वो पेट भरा हुआ होता था उनका। चिल्ड्रन बीइंग सर्व्ड देयर मिड डे मील एट गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड में देखो मिल रहा है खाना, ठीक है ना, बहुत सारी जगह मिलता है। आगे, while government program plays an important role in increasing quality of opportunity, there is much that still need to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment of attendance poor children in school, there continues to be big difference in our country between school that the rich attend, those the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children are discriminated against, the treated unequally. अभी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर दलित चिल्ड्रन को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। दिस चिल्ड्रन आर फोर्स इनटू अनइक्वल सिचुएशन, और उनको फोर्स किया जाता है कि तुम अलग रहो, और ऐसी सिचुएशन में भेजा जाता है जो सही नहीं होती, ठीक है ना। और दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल, और ये इसीलिए होता है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हम इक्वल नहीं हैं। आपने नोटिस किया होगा बच्चा कि बहुत ज़्यादा कई स्टेट्स में, कई डिस्ट्रिक्ट में, कई गाँव में अभी के टाइम में भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा छुआछूत चलता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव चलता है कास्ट के बेस पर और जातियों के बेस पर, कि ब्राह्मण लोग जो हैं वो अभी भी दलित के हाथ का पानी नहीं पीते, उनको घर के एंट्रेंस में नहीं आने देते, और उनको अपने बर्तनों में खाना चाय नहीं देते। तो गांव जगहों पर बहुत सारी जगह अभी भी ऐसा चल रहा है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि अभी भी गाँव साइड पर जो लेडीज़ हैं वो बहुत लंबे लंबे घूंघट लेती हैं, है ना। बट एक्चुअली में अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या कर रही हैं, अभी लड़कियाँ ट्रेन चला रही हैं और प्लेन चला रही हैं। अब वो घूंघट लेके चलाती हैं क्या? नहीं, सब कुछ मॉडर्न हो गया है। बट स्टिल there are some cities, there are some district where all these things are happen, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वही चीज़ ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। आगे, one of the main reason for this is that attitude change very slowly. Even though person are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, and it is only when people begin to believe that no one is inferior. अब ये पूरा पैराग्राफ इसी चीज़ के ऊपर है कि ये चीज़ हम कैसे रोक सकते हैं। ये चीज़ हम तभी रोक सकते हैं जब इंसान जो है वो अपनी सोच बदल लेगा। जब हम लोग ये सोचने लग जाएंगे ना कि सब लोग इक्वल हैं, तो नॉर्मली सी बात है कि वहाँ पर अनइक्वलिटी होगी ही नहीं, वहाँ पर बच्चों को वो चीज़ें पढ़ाई नहीं जाएंगी। अब सिंपल सी चीज़ है, जो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स थे वो लोग इन चीज़ों में बहुत बिलीव करते थे। अब वो लोग बिलीव करते थे तो उन्होंने अपने बच्चों को बताया, और उनके बच्चे कौन हैं? वो हमारे पेरेंट्स ही तो हैं। और तो अगर हमारे पेरेंट्स ये चीज़ें मान रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमें भी वो चीज़ें करने से रोकते हैं। जब वो हमें रोकेंगे तो हमें भी वो सारी चीज़ें करनी, मतलब कि ये होगा कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है, हमारे दिमाग में भी यही रहेगा। तो हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। बट जो अब की जनरेशन है वो लोग जो हैं वो काफ़ी अवेयर हैं। जैसे हमारी एज के जो लोग हैं, अब हम लोग अवेयर हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग अवेयरनेस वाले हैं, तो हम लोग ये चीज़ें नहीं सोचते। तो इसलिए हम लोग जब इन चीज़ों में नहीं है तो हमारे आने वाली जनरेशन भी इन चीज़ों में नहीं होगी। हम उनको ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे कि ये इन्फीरियर है। इन्फीरियर का मतलब होता है कि नीची जाति का, सबसे अलग रहने वाला, और या फिर ये दलित कास्ट है, ये अनइक्वल है, ये ब्राह्मण है, ये चीज़ें उनको नहीं बताई जाएंगी। तो सारी चीज़ें जो है वो सोच और मेंटालिटी पर ही डिपेंड होती हैं कि हमें ये रोकना है कि नहीं। ओके, आगे, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अब इक्वालिटी को लेकर कई डेमोक्रेसीज के अंदर जो है अलग अलग इशू आते हैं, जो हम देख लेते हैं। वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंट्रीज टू एग्जिस्ट, जहाँ पर अभी भी इक्वालिटी को लेकर काफ़ी स्ट्रगल किया जा रहा है। और ये जो है मतलब इश्यूज आए थे, ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसीज के अंदर क्या बोल रहे हैं, द ट्रूथ इज़ दैट इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी continues to be the key issue around which community struggle. For example, in United States of America, the African American whose ancestors were the slaves who were brought over the Africa
कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लीव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल। अब बच्चे ये एक एग्जांपल दे रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन होने का या अनइक्वल होने का, कि जो अफ्रीका और इंडिया अमेरिका था ना पहले, वहाँ पर क्या होता था, काले गोरों में बहुत भेदभाव किया जाता था। जैसे यहाँ पर छोटी जात बड़ी जात पे किया जाता था ना, तो वहाँ काले गोरों को लेकर किया जाता था। और जो काले लोग होते थे ना, वो नौकर का ही काम करते थे। उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स से पहले टाइम में वो नौकरों का काम करते थे। तो जो अब पढ़े लिखे हुए, जो पढ़ी लिखी जनरेशन आई, उनको भी यही समझा जाता कि ये तो लोअर कास्ट हैं और ये नौकरों का ही काम करेंगे। तो वो चीज़ उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फेस की। उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, मतलब भेदभाव किया जाता था। दिस लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। अब 1950 में जो है फिर थोड़ा सा इस चीज़ को बोला गया कि भाई इक्वल राइट मिलने चाहिए अफ्रीकन को भी और अमेरिकन को भी। अफ्रीकन लोग काले काले से होते हैं, थोड़े डार्क कलर्स में, आपने देखा होगा उनके बाल भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, है ना। प्रियर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटली एक्सट्रीमली अनइक्वल इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाइड इक्वली थ्रू अ लॉ। वहाँ पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा अलग अलग समझा जाता था। और फॉर एग्जांपल व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस, अगर वो ट्रेवलिंग करते थे बस से, उनको जो है पहले ही बैक ऑफ द बस, मतलब बस के पीछे बिल्कुल बैक में बिठाया जाता था और उनकी सीट जो है वो बिल्कुल अलग कर दी जाती थी, ठीक है ना। और जो वाइट लोग होते थे उनको आगे बोला जाता था कि आगे बैठे आप लोग। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था उधर साइड में भी, ठीक है। आगे, इट इज़ डिस्ग्रेसफुल एट लीव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। विदाउट इट man is a keeper to live worldly with self-respect. One has to overcome difficulties. It is out of her careless struggle or ceaseless struggle along that one derived strength and confidence recognition. अगर आप ये ने देखा होगा, भीमराव अम्बेडकर जी हैं ये, और इनका एक नाटक भी आया था भीमराव अम्बेडकर जी का NTV पर, अगर आपने देखा हो। उनके स्ट्रगल को इतना ज़्यादा दिखाया गया था, वो छोटा बचपन जो था उनका, तब से लेकर उन्हें बड़े होने तक इतना स्ट्रगल देखा। मतलब कि ब्राह्मण कास्ट वगैरह थी उस टाइम पर, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मुझे कमेंट में बताना, ओके। तो उन्होंने क्या करा था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फेस की, बहुत बुरा बुरा उनके साथ बर्ताव होने लगा, बहुत कुछ उनके साथ होने लगा। तो इस वजह से जो है इतना ज़्यादा उनको फील हुआ, और फिर भी वो आगे बढ़ते गए, और एंड में वो हमारे यहाँ पे जो है एक रेपुटेटेड पोस्ट पर आए और उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। ये सारी चीज़ें उन्होंने ही ख़त्म करी, ठीक है। आगे जो है क्या बोल रहे हैं ये, रोज़ा पार्क 1913-2005 एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, ठीक है ना। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। एक 1955 के टाइम है और दिन है 1 दिसंबर का। वो क्या कर रहे थे, पूरा दिन उन्होंने काम किया, वो थक गई और वो बस पकड़ती हैं, बट उनको सीट नहीं दी जाती। एक वाइट मैन जो मना कर देता है। हर रिफ्यूज दैट शी स्टार्टेड अ ह्यूज अगेंस्ट अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज सिविल राइट मूवमेंट। उसके बाद उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट करा इसी चीज़ को देखकर, जिसका नाम दिया गया सिविल राइट मूवमेंट। इसका मतलब कि उन्होंने अपने राइट के लिए आंदोलन स्टार्ट किया। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रीजन और नेशनल ओरिजिन। और सिविल राइट एक्ट जो था 1964 का, उसने क्या करा, जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ना वहाँ पर, वो सारा ख़त्म किया गया, रोका गया। इट ऑल्सो सीटेड दैट ऑल स्कूल वुड बी ओपन। और ये भी चीज़ बोली गई कि सारे स्कूल जो हैं वो अफ्रीकन और अमेरिकन सब बच्चों के लिए बराबर खोले जाएंगे और वो बराबर उसको अटेंड कर पाएंगे। ये देखिए, ये रोज़ा पार्क है, ठीक है ना, इस तरीके से ये देखिए ये हैं, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया था सिविल राइट मूवमेंट, ठीक है। आगे, सेपरेट स्कूल स्पेशली सेटअप फॉर देम, उनके लिए, और मतलब स्कूल्स खोले जाएंगे, उनको सीट्स दी जाएंगी। हाउएवर डिस्पाइट दिस, अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल एंड दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटी एंड पुअर क्वालिफाइड टीचर्स एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट हु आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल्स और लिव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल। अब भाई ये चीज़ें अगर उनको मिल भी गई तो आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल जो हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत फ़र्क होता है। तो उनको वो बच्चे जो थे अफ्रीकन अमेरिकन जो थे, उनके बच्चे इतना ज़्यादा महंगा स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा रिच नहीं थे। तो क्या होता था कि उनको मिला तो, बट उतनी ज़्यादा फैसिलिटी अच्छी नहीं थी कंपैरिजन टू वाइट चिल्ड्रन जो स्कूल्स थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी एक वहाँ पर सामने आई। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। अब चैलेंज क्या हुआ डेमोक्रेसी को, इस चीज़ को लेकर, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक।
there are always communities and individual trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. Central to this is the struggle for the recognition of all person as equal and for their dignity to be maintained. In this book you will read about how the issue of inequality affect various aspect of our daily life. अब ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी को ना चैलेंज भी मिलते हैं, कोई भी कंट्री को हम फुल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते, फुल इक्वल कंट्री नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई इंडिविजुअल ऐसा आ ही जाता है जो ये चीज़ें ख़राब कर देता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। आगे जो है ये आर्टिकल 15 की बात हो रही है, इसके ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट सा। तो आर्टिकल 15 जो है वो क्या बोल रहा है, आर्टिकल 15 ने बोला हुआ है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ना बच्चा, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो, जैसे बुक है, बुक के अंदर चैप्टर होते हैं, चैप्टर के अंदर आगे पैराग्राफ्स होते हैं, ये नंबरिंग होती है, तो ये 15 नंबर पे है। और ये क्या बोलता है आगे, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। अब ये प्रोहिबिट का मतलब रोकता है किसको, डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है ना, आर्टिकल 15 ऑन द बेसिस ऑफ, ये आपने 4 वर्ड याद कर लेने हैं, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। नॉट सिटीजन्स शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, कोई भी सिटीजन को इन चीज़ों के बेस के ऊपर जो है, या डिसेबिलिटी के बेस पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। एसेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, हर किसी को आज़ादी है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी रेस्टोरेंट में, किसी पब्लिक एरिया में। द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, सब चीज़ों का वो यूज़ कर सकता है, चाहे वो नदी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो कुआँ हो। ठीक है, ओके। आगे आगे हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या बोला जा रहा है। चलो यहाँ पर तो ये ख़त्म हो गया, और यहाँ से तो बच्चा आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। और इसके अंदर आपका एक चीज़ और भी थी, एक टर्म, ये देख लीजिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, एक ये वर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लो। ये चैप्टर के अंदर नहीं था बट इससे क्वेश्चन बनता है। क्या बोल रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ना पता लगता है, ये क्या बताता है, इसका मतलब होता है कि हर किसी इंसान को जो 18+ है उसको वोट देने का अधिकार है। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। वो किसी भी बैकग्राउंड से हों, किसी भी स्टेट से हों, किसी भी रिलीजन, कास्ट, लिंग से हों, फीमेल हों, मेल हों, बट वो 18+ हैं, सो दे हैव राइट टू डू वोट। ठीक है, इसको ही हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डिग्निटी क्या होता है, डिग्निटी द रेफर ऑफ थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब किसी के साथ किसी के लिए रिस्पेक्ट की भावना होना, उसको डिग्निटी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पीपल टू द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक इस तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे रूल एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं लोगों के लिए और गवर्नमेंट के लिए, कि उनको क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, सिविल राइट मूवमेंट हमने अभी पढ़ा ही, क्या था, जो यूएसए में स्टार्ट हुआ था 1950 में। कौन थी, रोजा नाम की लेडी थी, है ना, इन विच अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांडेड इक्वल राइट एंड एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल थे उन्होंने इक्वल राइट्स की डिमांड की थी और उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने को कहा था। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का ख़त्म होता है। आई होप चैप्टर समझ आया होगा, इजी था। सी यू नेक्स्ट चैप्टर, और फॉर मोर चैप्टर एक्सप्लेनेशन सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।